देखिए एक जगह जहां इसको संघर्षवादी विचारधारा तो हमेशा ये कहा ही है कि समाज में हमेशा जो है एक तरह की जो है समानता देखने को नहीं मिलती है, वहां विभिन्नताएं देखने को मिलती है। क्लास सिस्टम, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, है ना, और वहां तरह तरह की जो है राजनीतिक आधार पे हो, धार्मिक आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, हर तरह से जो है भिन्नताएं देखने को मिलती है, विद्यमान है वो। और प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, जो प्रभावशाली, ये देखिए शुरू से हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, यानी जो उसमें से सर्वोत्तम होते हैं उन्हीं का दबदबा चलता रहता है, चाहे वो किसी भी भाग में ले ले, किसी भी हिस्से में ले ले, जो श्रेष्ठ कहलाएंगे, जिसका दबदबा होगा उसमें से, यानी शासक जो आप पे शासन करेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे ऊपर बैठे होंगे, ये बात मानना पड़ेगा। और यही विभेदीकरण देखने को मिलती है। अपितु ये वो भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाए। जाहिर सी बात है, यही तो दबदबा है कि वो अपने बल से, शक्ति से, बुद्धि से यही चाहेगा कि उसका जो विचारधारा है वही समाज का विचारधारा बने। यह विचार इससे बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती है, और सामान्य आवश्यकताएं होती है, इससे ये विचारधाराएं भिन्न दिखती ही है ऑब्वियसली। जैसे जैसे आप इस अध्याय को आगे अध्ययन करेंगे, देखें कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती है। कौन सी ऐसे मैंने पहले भी कहा है कि सामाजिक नियंत्रण भी एक चीज है, जहां औपचारिकता और अनौपचारिकता वो नियंत्रण के माध्यम है। जैसे अभी परिवार मैंने बोला, धर्म बोला, और कानून और राज्य जैसे मैंने कहा, तो एक औपचारिकता निभाती है, तो एक अनौपचारिक तरीके से आपके ऊपर नियंत्रण लागू करते हैं कि कौन से काम आपको करने हैं, कौन से काम आपको नहीं करने हैं। कानून आपको दंड देते, हो सकता है जेल में डाल दे, कारागार में डाल दे, लेकिन परिवार आपको जेल में नहीं डालता है। परिवार हो सकता है अपने से परिवार से बाहर करे आपको, अगर आप एकदम अधम बनेंगे, अगर परिवार के खिलाफ आप जाएंगे तो हो सकता है परिवार आपको त्यागे, लेकिन उसके लिए वो आपको मृत्यु दंड नहीं देगा। लेकिन कानून के हाथ में ये चीज है, उसके दायरे में आ सकता है कि वो ऐसे घिनौने अपराध के लिए आपको मृत्यु दंड भी दे सकता है। तो वो औपचारिकता निभाती है। तथा संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती है तथा अवसर भी प्रदान करती है। आप ये भी देखें कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती है। असमानता देखने को मिलती है जहां पर इस तरह की चीजें आएंगे, जहां पर ऐसा कहा जाएगा कि एक भाग अगर शासक वर्ग जो उच्च में मतलब उच्चता के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर आपसे ऊपर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका मनमानी तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ही। यह साधारण बात है। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं कि कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है। देखिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए अवसर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर प्रकाश डालेंगे, उस तरफ देखेंगे, तो देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय था। एक समय जब आप लौटेंगे, आप उस भाग में जाएंगे, मध्य भाग में भी अगर आप देखेंगे मध्य युग में, तो आपको वहां दिखाई देगी कि महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते महिलाओं की स्थिति जो है बहुत दयनीय होता गया। और आज अगर उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो आज खुलकर आगे बढ़ें, तो आज भी उनके साथ साथ जो स्वाधीनता उनको मिल रही, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो महिलाएं जो है स्वाधीनता के पूर्ण जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये दोनों हिस्से जो है वो देखने को मिलेगा ही। तो नियंत्रण जब भी होगा, उसका एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों ही देखने को मिलेगा। अवसर भी प्रदान करता है, या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कहने का मतलब है, राजनीतिक या कानूनी जो भी संस्थाएं हैं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है। जो मैंने पहले कहा कि जो प्रभावशाली समूह होंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं तुलनामूलक अंतर तो देखने को मिलेगा ही। ये थी आज की अध्याय जो हमने यहां पढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा आपसे। इसको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जहां कोई समस्या हो उसको आप जरूर मुझे लिखें। ऑल द बेस्ट।